अरे ये बंद हो तो अगली क्लास चल गई मेरे तो। यस गुड इवनिंग एवरीवन। अपनी बात चल रही थी जेनेटिक्स की और लास्ट क्लास में अपन ने पहले कुछ ब्रांचेस की बात करी, साथ ही अपन ने बात करी थी कुछ टर्म्स की बात करनी शुरू की थी। ठीक है, तो एक बार वापस हल्का से याद दिला दूं, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स जो स्टडी है वो सारी क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर, फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशन और जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए आरएनए से रिलेटेड स्टडी को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। साथ ही हमने बात की थी बायोकेमिकल जेनेटिक्स, जो कि रिलेशनशिप है किसके बीच में, जीन और एंजाइम के बीच में। जितने भी बायोकेमिकल पाथवेज होते हैं जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ऐसे जितने भी है उन सभी के अंदर जो आपको पता हो तो हम कहते हैं एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस। जिस तरीके से केमिस्ट्री में कैटलिस्ट काम आता है, हमारा एंजाइम काम आता है और रिएक्शन कंप्लीट होती है और आगे का प्रोडक्ट बनता है। तो वो सारे एंजाइम तभी बन रहे हैं जब आपके प्रोटीन बन रहा है, यानी कि कुल मिला के जेनेटिक्स की बात जीन उस प्रोटीन के एक्सप्रेशन दे, वो सारी स्टडी जो आपके एंजाइम से संबंधित है जेनेटिक्स की, उसे हम कहते हैं बायोकेमिकल जेनेटिक्स। कोई है क्या? अच्छा हाँ, ये गेट खुलना थोड़ा रिस्की है, तुम्हारी नजर बाहर जाती रहती। तो ये अपन ने पढ़ा। उसके बाद ही तीन ब्रांचेस हमने बात करी एक साथ, यूजेनिक्स, यूफेनिक्स, यूथेनिक्स। सीक्वेंस याद रखेंगे। यूजेनिक्स जहां पर बर्थ से पहले की बात करते हैं, बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन रेस बाय यूजिंग जेनेटिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, उसे हम कहते हैं यूजेनिक्स। यूफेनिक्स जहां पर हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स वगैरह को या इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, उपापचय की जन्मजात त्रुटियां हिंदी में कहते हैं, उनका हम सुधार करने की बात करते हैं। जो मां के बर्थ से बच्चे के अंदर जो प्रॉब्लम आ जाती है बाय बर्थ, हेरिटेबल जो होती है, उनके इलाज संबंधित सारी बात या कुल मिला के जेनेटिकली उनको सुधार करने की बात। तीसरी बात थी यूथेनिक्स, जहां पर हम उस जो भी पर्सन है उसके एनवायरमेंट को हम चेंज करते हुए वहां पर उसकी लाइफस्टाइल को अच्छा बनाना चाहते हैं। जैसे हमने वाटर ट्रीटमेंट बोला, जैसे हमने वैक्सीन बोली, इस तरीके से चीजें, जैसे आपके फोर्टिफाइड फूड वगैरह हो गया, वो सारी चीजें ही आपके क्या कहलाएगी, यूथेनिक्स कहलाएगी। क्लियर है बात? तो ये अपन ने बात करी थी। साथ ही अपन आगे बढ़े थे फिर टर्म्स पर। इंपॉर्टेंट टर्म्स की अगर हम बात करें यहां पर, तो सबसे पहला जो हमने बात करा था जीन। जीन को हम और क्या कहते हैं? जीन को हम फैक्टर कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं, जीन को हम हेरिडेटरी डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। ठीक है, और बात करें तो जीन क्या है? यूनिट ऑफ हेरिडिटी, वंशानुगति की इकाई से हम कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने कहा था इट इज द फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी। फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी का भौतिक आधार अगर कहा जाए तो वो भी क्या है? जीन है। जीन इज द पार्ट ऑफ डीएनए दैट एक्सप्रेसेस अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, उसे ही हम कहते हैं जीन। और एवरी जीन इज द पार्ट ऑफ डीएनए बट एवरी पार्ट ऑफ डीएनए इज नॉट जीन। साथ ही हमने नोट लगा के बात की थी कि व्हीकल और साथ कैरियर ऑफ हेरिडिटी क्या था? क्रोमोसोम। केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी डीएनए। ये सारी बात अपन कर चुके थे। जो फैक्ट्स वाली चीजें जो क्वेश्चंस बना सकती है उनको अपन ने ध्यान रखा, याद अपन ने रिवाइज किया। उसके बाद अपन आगे आते हैं दूसरे टर्म पे जिसे हम कहते हैं एलील, एलीलोमॉर्फ। जिसने लास्ट क्लास में कमेंट करके पूछा था वो ध्यान से समझना। जीन हम पढ़ चुके हैं, एलील की हम बात कर रहे हैं, कैरेक्टर के आगे बात करेंगे। तीन टर्म्स के लिए उसने बोला था। ओके, तो यहां पर बात करते हैं एलील की। एलील को अगर डेफिनेशन बोली जाए तो बोला जाता है अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन। ठीक है, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन। जैसे अगर हमारा जीन है प्लांट हाइट का, तो उसके दो एलील होते हैं, जो एक कैपिटल टी है, दूसरा स्मॉल टी है। कैपिटल टी आपका टॉलनेस को दिखा रहा है, स्मॉल टी ड्वार्फनेस को दिखा रहा है। कुछ केसेस में हमने कहा था मल्टीपल एलील्स भी होते हैं, जहां पर फॉर एग्जांपल ब्लड ग्रुप के अंदर हमने बात करेंगे, मैक्सिमम केस में तो दो ही एलील होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में दो से ज्यादा, तीन चार ज्यादा भी होते हैं। तो उस केस को हम कहेंगे, आगे पढ़ेंगे, मल्टीपल एलील्स। दो से ज्यादा जब भी होंगे। जैसे अगर हम ह्यूमन ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, वहां पर तीन टाइप के एलील होते हैं, आई ए, आई बी, आई ओ, तीन तरीके के एलील होते हैं। जबकि नॉर्मली हम दो एलील्स की ही बात करते हैं।
डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए जीन के दो या अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन के दो, उसे ही कहते हैं एलील, या एक और टर्म कभी कभी एग्जाम में आ जाए एलीलोमॉर्फ। थोड़ी सी बात नोट कर लेते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है? मीन्स बिलोंगिंग टू ईच अदर, एक दूसरे से संबंधित, बिलोंगिंग टू ईच अदर। नोट कर लो साथ में, जो अपन ने बात करी उसी को अपन लिखते हुए समझेंगे। बिलोंगिंग टू ईच अदर, कई बार ऐसे टर्म्स का जैसे जीन का पूछ लेते हैं, टू बिकम और टू ग्रो। जेनेटिक्स का अपन ने वहां पर बात करा था, टू बिकम और टू ग्रो, मतलब जेनेटिक्स जो टर्म है वो ग्रीक लैंग्वेज जीन से लिया था, और जीन का मतलब होता है बनना या उगना, जीन का मतलब। और यहाँ पर एलील का मतलब होता है एक दूसरे से संबंधित, बिलोंगिंग टू ईच अदर। ये जो टर्म है ये भी आपके दिया था बैटसन ने, जेनेटिक्स टर्म भी किसने दिया था? बैटसन ने, विलियम बैटसन। अब डेफिनेशन पर अगर आए तो अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन alternative forms of a gene located on corresponding loci, located on corresponding loci, बता देंगे, समझा देंगे बात को, corresponding loci of homologous chromosomes, पूरी बात समझ रहे हैं अपन। बाकी मेन एग्जाम में कई बार तो अधूरी बात पे डेफिनेशन आ जाती है, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन, या कभी कभी और करके अपन एक और डेफिनेशन लिख लेते हैं, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए जीन, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए जीन। इसे हम कहते हैं एलील। कर लिया नोट सबने? तो मीनिंग तो सिंपल सा ध्यान रखेंगे, बिलोंगिंग टू ईच अदर। एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। टर्म्स किसने दिया है टर्म? विलियम बैटसन ने, जिन्होंने जेनेटिक्स टर्म दिया था उन्होंने ही ये टर्म दिया। क्या डेफिनेशन कहती है? अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन या स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए जीन, किसी जीन की अलग अलग तरीके की एकांतरित रूप हिंदी में हम कहते हैं। आगे लिखे ये कहां पर लोकेटेड होते हैं? लोकेटेड ऑन करस्पॉन्डिंग लोसाई ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। जैसे हमने डायग्राम से पहले समझा भी था कि ये एक क्रोमोसोम, दूसरा ये क्रोमोसोम, ठीक है। हमने आपको कई बार बताया कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, फिर भी डेफिनेशन आपके सामने लिखी है, क्रोमोसोम्स हैविंग जीन्स ऑफ सेम कैरेक्टर, ऐसे क्रोमोसोम्स जिन पे सेम कैरेक्टर के जीन होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मेज है, मेज में आपका 2n = 20 है, तो हैप्लोइड क्रोमोसोम नंबर n = 10 है, तो यानी कि हर एक क्रोमोसोम 2 बार होगा जब डिप्लॉइड सेल की बात होगी। द्विगुणित कोशिका में प्रत्येक गुणसूत्र क्रोमोसोम आपके 2 बार होगा। तो ये मान लो क्रोमोसोम नंबर 1, तो ये इधर का भी 1, ऐसे 10 आपके होंगे, तो 10 ही जो ये जोड़े बनेंगे क्या है?
होमोलोगस पे समजात, एक जैसे, समजात का मतलब एक जैसे, एक जैसे का मतलब ऐसे क्रोमोसोम जिन पर एक ही कैरेक्टर के जीन होते हैं। अगर इस पर टॉलनेस का है तो उधर भी टॉलनेस का, सारे इस तरीके से मिलते आपके होंगे। तो ऐसे क्रोमोसोम पर आपके एलील्स लोकेटेड होते हैं, ठीक है। और एक वर्ड होता है लोसाई या लोकस, हम अपन अक्सर लिखते हैं। तो लोकस और लोसाई होता है पोजीशन ऑफ एलील ऑन क्रोमोसोम, पोजीशन ऑफ एलील ऑन क्रोमोसोम। अगर कहीं लिखना चाहें तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, लोकस को या लोसाई, सिंगुलर प्लूरल की बात है तो उसको अपन ऐसा कह सकते हैं, पोजीशन ऑफ किस जगह पर आपका एलील लोकेटेड होगा, पोजीशन ऑफ एलील ऑन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पर किस जगह लोकेटेड होगा, वो उसकी जो लोकेशन है, लोकेशन से ही लोसाई वर्ड बना, लोकस बना। तो सिंपल सा हम यहाँ पे अगर बात करता हूं, यहाँ पे अगर कैपिटल टी है, यहाँ पर अगर कैपिटल टी है, तो ये हो गया, क्योंकि दोनों तरफ टॉलनेस की एक ही आमने सामने हम बात करेंगे, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। अगर उन पे सिमिलर एलील है तो होमोलोगस, होमोजाइगस में कुछ फर्क है, गड़बड़ हो गई, हाँ इसीलिए, ठीक है। होमोलोगस क्या चीज है वो पहले समझ रहे हैं, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस आपको समझा दिया, लेकिन वापस याद दिलाऊंगा। होमोलोगस क्रोमोसोम मैंने आपको बताया कि 2n = 20, हर क्रोमोसोम 2 बार होगा, यानी कि 10 ओरिजिनल क्रोमोसोम है और 10 उनकी फोटोकॉपी होगी, मतलब हर एक के फोटोकॉपी हो गई। पहला क्रोमोसोम पहला क्रोमोसोम, दूसरा क्रोमोसोम दूसरा क्रोमोसोम। तो ये दोनों पहले आपस में क्या है, ये दूसरे आपस में तो क्या है, ये तीसरे आपस में दोनों क्या है, होमोलोगस। समझे? तो होमोजाइगस इससे मतलब नहीं है, होमोजाइगस तो अब बताएंगे हम आपको कि इन पर आपके एलील की पोजीशन हमने बता दी, अल्टरनेटिव फॉर्म्स, ठीक है। अब वो कौन सी होगी वो फिक्स नहीं है, अगर दोनों तरफ कैपिटल वाला हुआ तो होमोजाइगस होगा, ठीक है। एक तरफ आपके कैपिटल, एक तरफ स्मॉल हुआ तो हेटेरोजाइगस होगा। जो होमोजाइगस हेटेरोजाइगस हम ब्रीडिंग में अच्छे से ये इसी तरीके से डायग्राम बना के मैंने आपको पढ़ा रखा, क्लियर है बात? तो ये बात ध्यान रहेगी। और लोसाई और लोकस, जिस पोजीशन पर मैंने कैपिटल टी लिखा वो आपके प्लांट हाइट का लोकस हो गया, ठीक है। इस तरीके से और कोई कैरेक्टर, एक क्रोमोसोम पर एक कैरेक्टर का तो जीन एलील होगा नहीं, बहुत सारे होंगे क्योंकि बहुत लंबा डीएनए होता है, तो यहां पर कोई और, वहां पर कोई और, ऐसे ढेर सारे हम तो समझने के लिए लिखे, बाकी तो डीएनए पे इसको खोलेंगे तो पता चलेगा, हमने एक समझने के लिए कहा। आमने सामने की लोकेशन हम हमेशा कहते हैं करस्पॉन्डिंग, परस्पर, इधर तो उधर भी हो। बात आ रही समझ में? बढ़े आगे चलो। तो ये अपने को सिंपली पता होना चाहिए कि क्या होता है एलील। एलील की डेफिनेशन पर कई बार पीजीडब्ल्यू में भी क्वेश्चन आया है, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन का हो या स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए जीन। क्लियर है बात? चलो आगे आते हैं अपन कौन से, थर्ड पे चल रहे हैं ना। कैरेक्टर, दो वर्ड होते हैं कैरेक्टर और ट्रेड। कई बार तो अपने जेनेटिक्स में दोनों को एक दूसरे की जगह पर सिनोनिमसली यूज कर लिया जाता है, लेकिन अपन चाहें तो इनमें हल्का सा फर्क बता सकते हैं, कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। पर जैसे एक बार आपको मैं समझा दूं, फिर अपन उस बात पर आने एग्जांपल से समझते हैं। प्लांट हाइट, मेंडल ने गार्डन पी में 7 कैरेक्टर के स्टडी की, कितने की? 7। तो 7 कैरेक्टर आपके हैं, तो पहला हमने पकड़ा गार्डन पीक में प्लांट हाइट। प्लांट हाइट एक कैरेक्टर हो गया, तो उसके 2 कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स होंगे, वो ट्रेट मान सकते हो, एक टॉल और एक, बाकी तो कई बार आपकी बुक्स में ट्रेट और कैरेक्टर को एक ही माना है। तो कुल मिला के हर कैरेक्टर की स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, एक डिफरेंट फॉर्म होती है, एक आपकी कैसी होगी डोमिनेंट, एक होगी रिसेसिव, और ये जो आपकी जैसे टॉल और ड्वार्फ हमने बात करी, ये दोनों उसके ट्रेट कहलाते हैं, पर किताबों में एक ही लिखते हैं। अपन दोनों को डिफरेंशिएट करते हुए डेफिनेशन लिख लेते हैं। नोट करें, ए मेजर एंड सिग्निफिकेंट, ये एग्जाम में कोई डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं पूछेगा, लेकिन कल जो किसी बच्चे ने पूछा था तो मैंने उसको क्लियर करने के लिए तीनों को अभी कंपेयर भी कर दूंगा। ए मेजर एंड सिग्निफिकेंट मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन, मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल के लिए हम तो ज्यादा नहीं लिख के एक ही लिख रहे हैं, प्लांट हाइट। हमें पता है कि कैरेक्टर क्या होता है, सभी जानते हैं, और ये डेफिनेशन रटने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। और ट्रेड की अगर हम बात करेंगे तो सिंपल सा कह सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स
ऑफ ए कैरेक्टर कह सकते हो, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, या इतना से लिखो, ज्यादा लंबा लिखने की जरूरत नहीं, ऑफ ए कैरेक्टर। कैरेक्टर की दो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, उन्हें हम ट्रेट कह देते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट भी बोला जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर मैं अगर प्लांट हाइट बात करूं कैरेक्टर, तो इसके दो आपको ट्रेट मिलेंगे, एक टॉल और एक ड्वार्फ। नोट कर लो, सिंपल सी बात है। जेनेटिक्स की सेकंड क्लास है ना? ठीक सर, आप पढ़ाते हो तो इंग्लिश इजी लगती है हिंदी से, तो फिर हिंदी हिंदी कभी कभी क्या बच्चे अपने रहते हैं जो कभी कभी हमारे पास फीडबैक आता है कि कुछ टर्म्स तो मैं हर बार तो नहीं, पर मुझे जब याद आता है मैं बोल देता हूँ। और मैंने आपको रिक्वेस्ट कर रखी है, जब भी आप चाहो कमेंट में पूछ लेना, मैं हमेशा बता दूंगा। पर दोनों लैंग्वेज मेरे लिए पढ़ाना मतलब अपना टाइम डबल लगाना। जरूरत होगी तब अपन उसको भी करेंगे, पर अभी जरूरत मुझे महसूस नहीं होती। पीजी में डबल यू में ज्यादा महसूस होती है, बच्चे हिंदी वाले ज्यादा अपन रहते हैं उसमें, तब अपन देखते हैं। अगर फिर भी आपको कहीं लगे तो बता देना। बढ़े आगे। कैरेक्टर और ट्रेड में कोई खास बात नहीं है, जितने मेंडल के 7 कैरेक्टर पढ़ते हो वो 7 ही कैरेक्टर है। ट्रेड उनकी दो, आप एक डोमिनेंट और रिसेसिव फॉर्म्स पढ़ते हो, वो दोनों क्या है? ट्रेड है। बाकी तो एक बुक्स में एक ही चीज लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा इनकी, बढ़ते हैं आगे। डेफिनेशन ऊपर के दोनों की पूछता है। अब जीन, किसी कैरेक्टर को हमने कहा था डीएनए का वो पार्ट जो किसी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करे वो जीन है। जीन और एलील क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन, कैपिटल डी और स्मॉल डी, जो हमने बता दिया एलील या एलीलोमॉर्फ। और कैरेक्टर क्या है वो हमें पता ही चल गया कि मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन। कोई कैरेक्टर कभी भी एक्सप्रेस कब होगा? आपका कोई जीन है और वो कैरेक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस कब होगा? जब उसकी प्रोटीन बनेगी। प्रोटीन कैसे बनती है? जब हम आगे बढ़ेंगे, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है, और प्रोटीन से कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है। बढ़े आगे, चलो। तो यहां पर आपको मैंने बता दिया कि होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, आपको बता दिया जब आपके होमोलोगस क्रोमोसोम की करस्पॉन्डिंग लोसाई पर अगर सिमिलर एलील्स हैं, आइडेंटिकल एलील्स अगर हैं, तो उसे हम होमोजाइगस कहते हैं, और डिसिमिलर एलील्स अगर है तो हेट्रोजाइगस कहते हैं। लेकिन एक कंडीशन और भी होती है जिसे हम कहते हैं हेमीजाइगस। क्या कहते हैं? हेमीजाइगस, जहां पर दो एलील होंगे ही नहीं, एक ही एलील होता है उस कैरेक्टर का। ऐसा केस ह्यूमन के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन में, ह्यूमन मेल में, फीमेल में तो एक्स एक्स है, तो वहां तो सेम क्रोमोसोम मिल गया, लेकिन मेल में एक्स और वाई। अब वहां पर क्या, कुछ जगह ऐसी रहेगी जहां पर इधर जो एलील होगा वो सामने नहीं होगा। ऐसी कंडीशन को बोलते हैं हेमीजाइगस, जहां पर किसी कैरेक्टर का या किसी जीन का एक ही एलील प्रेजेंट होता है। होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस और एक और होती है हेमीजाइगस। नोट कर लेते हैं यहां पर कौन सा नंबर डाला है, मेरे को नंबर ठीक है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें पढ़ा दी इसलिए केवल बोल रहा हूं। हेमीजाइगस। प्रेजेंस ऑफ सिंगल एलील, presence of single allele of a gene उसे हम कहते हैं हेमीजाइगस। नोट लगा के अगर हम बात यहां पर ध्यान रखें तो आपके 4 टर्म के लिए बता देता हूं, हेमीजाइगस का नहीं बता रहा हूं मैं यहां पे। जेनेटिक्स, एलील, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, सारे टर्म किसने दिए? विलियम बैटसन ने। तो एक साथ याद रखना हमारे लिए अच्छा रहेगा, इन दोनों को जोड़े में याद रखेंगे। होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, एलील और जेनेटिक्स तो हमने पढ़ी रखा, सारे टर्म दिए, टर्म्स कॉइन्ड बाय विलियम बैटसन। तो एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। टेस्ट का सिलेबस दोबारा बता दो, आखिरी में बात करेंगे अभी। कोई बात नहीं, बच्चे कई बार अटेंड नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं, बता देंगे। जितनी बार पूछोगे बताना हमारा काम है।
कर लिया नोट सबने? बढ़े आगे? चलो आगे हम बात करते हैं सिंपल से टर्म्स जिनकी अगर बात करें तो जिन्हें हम कहते हैं फिनोटाइप और जीनोटाइप। लेकिन डेफिनेशन के हिसाब से जीनोटाइप की डेफिनेशन कभी कभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। कौन सा नंबर था? 6। तो फिनोटाइप हमेशा मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन को हम कहते हैं, जो हमें दिख रहा है वो फिनोटाइप है, और जो हमें नहीं दिख रहा है, जो डीएनए लेवल की बात है, जो एलील लेवल की बात है, उसे हम जीनोटाइप कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो एक्सटर्नल एंड मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस, एक्सटर्नल एंड मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस external and morphological appearance of a character। जो बाहर से हमें दिखेगा प्लांट टॉल है, हमें पता चल गया देख के कि टॉल है या ड्वार्फ है, टॉल ड्वार्फ, उसका क्या हुआ? फिनोटाइप। लेकिन हम प्लांट को देख के बता सकते हैं क्या वो अंदर से कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी नहीं बता सकते, वो क्या है? जीनोटाइप। ठीक है, इनको जीनोटाइप की भी डेफिनेशन हम 2-3 तरीके से बना देते हैं, एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती है। जेनेटिक मैकअप, जेनेटिक मैकअप, मैकअप मतलब लड़कियों का ध्यान आ जाता है, ठीक है? जेनेटिक मैकअप और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक लेवल पर वो कैसे बना हुआ है, क्या चीजें हैं, वो उसका जीनोटाइप कहलाता है। जीन प्रारूप स्तर की जो बात सारी है उसे ही हम जीनोटाइप या जीन प्रारूप कहते हैं, जहां पर आपका डीएनए की बात, क्रोमोसोम की बात, जीन की बात जो हम बाहर से नहीं देख सकते, देख के नहीं बता सकते, वो जीनोटाइप है। इसकी एक डेफिनेशन और कह सकते हैं, आपको ऐसा बोला जाए जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म या जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, दोनों अलग अलग डेफिनेशन है, लेकिन मैंने एक साथ ही बता दी। ठीक है, एक डेफिनेशन और अपन यहां पर लिख रहे हैं, जनरली genes for various characters, genes for various characters and their alleles, genes for various characters and their alleles are known as genotype। हमने वही बात बोली जो हमें बाहर से नहीं दिख रही, जो मॉर्फोलॉजी में नहीं दिख रही है, वो कहीं ना कहीं डीएनए लेवल पे जाना भी पता चलेगा। तो जीन, किसी भी कैरेक्टर के जीन और उनके एलील, वो सारे ही क्या कहलाते हैं? जीनोटाइप। जीनोटाइप जीन से बनी हुई चीज, जीन से संबंधित सारी बात जीनोटाइप। फिनोटाइप मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड, जो बाहर से दिखे वो फिनोटाइप। इसकी एक रिलेशनशिप मैंने आपको पहले भी बताई थी, लेकिन वापस बता दूं, वो एग्जाम में पीजी में भी पूछी जा चुकी थी। P इक्वल्स टू G प्लस E, एक और यहां पर आगे कहते हैं प्लस G इंटू E। ये आपको पता होना चाहिए, ये पूरी इक्वेशन कम से कम आपके पीजी लेवल पर कई बार क्वेश्चन आया भी है। फिनोटाइप इक्वल्स टू जीनोटाइप प्लस एनवायरमेंट। इजी बात, तो जो जेड के बच्चे को तो हम इतनी बताते हैं, इससे आगे एक ही नहीं बताते हैं, लेकिन आपके लिए आगे की बात भी। इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, कहीं भी फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा और पूछ लेगा यहाँ पे क्या आएगा। मैंने पूरा नहीं लिखा है, P मतलब फिनोटाइप, G मतलब जीनोटाइप, E मतलब एनवायरमेंट, जो सभी को पता है। ठीक है, तो यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका था। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है कि इनको आगे पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस है 4 प्लस 2, 2 पहले लिखो 4 बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे पीछे लिख दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कहां गुणा हो रहा है इस ब्रैकेट के अंदर, अब इसका मतलब भी बता देता हूं, हल्का सा पहले बताया होगा मैंने वैसे। तो हमेशा फिनोटाइप होता है वो जीनोटाइप और एनवायरमेंट के दोनों से मिलकर बनता है। भाई सीधी सी बात है कि आपके कोई वैरायटी बहुत अच्छी है, ठीक है, कोई वैरायटी बहुत अच्छी है, यानी कि जीनोटाइप बहुत अच्छा, लेकिन उस साल बारिश बढ़िया नहीं हुई, मक्का की वैरायटी थी मेज की, बारिश बढ़िया नहीं हुई, मौसम खराब था, तो क्या अच्छी यील्ड आएगी? जीनोटाइप अच्छा था लेकिन एनवायरमेंट अच्छा नहीं था, तो क्या फिनोटाइप अच्छा आएगा? यानी कि फिनोटाइप किस पर डिपेंड है? जीनोटाइप और एनवायरमेंट। अब बोलो सर उसका क्या मतलब है, वो भी बात करते हैं। कोई भी जीनोटाइप अगर आप एनवायरमेंट बदलोगे तो उसका एक्सप्रेशन बदल जाता, आपस में इंटरेक्शन है।
भाई मेज की कोई वैरायटी आप उदयपुर में लगा रहे हो यील्ड अलग आएगी, बांसवाड़ा में लगाओगे अलग आएगी, अजमेर में लगाओगे अलग आएगी, केरला में लगाओ और अलग आएगी। मतलब समझ में आया कि ये दोनों में आपस में इंटर रिलेशनशिप है, तो ये एक दूसरे से चेंजेबल होती है, तो ये इनकी इंटरेक्शन बोलते हैं, इसको जी इंटू ई इंटरेक्शन भी कहते हैं। तो आपको ये चीज और पता होनी चाहिए, ये तो सबको ही पता है। क्लियर है बात? रिलेशनशिप तो याद रख सकते हैं ना, ठीक है, फुल फॉर्म तो लिखने की जरूरत नहीं इनकी, ठीक है। बस यहीं पर बात कर लें तो कुछ टर्म जैसे मैंने आपको शायद बताया था क्या, जीन, जीनोटाइप, फिनोटाइप, प्योर लाइन, सारे टर्म किसने दिए, बताया था क्या? लिख लो, वापस लिख लो, जीन, जीनोटाइप, फिनोटाइप, जीन, जीनोटाइप, फिनोटाइप एंड प्योर लाइन, जो ब्रीडिंग में हमने पढ़ ली प्योर लाइन, ये सारे टर्म किसने दिए थे? जॉनसन, जिन्होंने प्योर लाइन थ्योरी दी थी, जॉनसन ने दी थी। ध्यान रहेगा, इजी बात है, सारे टर्म एक साथ याद रखेंगे तो हमारे लिए थोड़ा इजी भी रहेगा जी, ठीक है। चलो एक बात और यहां पर बताते हैं, थोड़ा सा इनकी स्पेलिंग पे हमेशा गौर करना, क्योंकि वो जॉनसन एंड बेबी वो कौन सा आता है, वो वाली जॉनसन स्पेलिंग में हो सकती है, आ जाती है तो गड़बड़ नहीं होगा। और वही जॉनसन एक बार अपने उदयपुर में होटल जॉनसन एंड हावर्ड करके एक है, तो वो जॉनसन अलग है और ये जॉन सेन, सेन हमारे कटिंग करने वाले, वो याद रख लेना। कर लिया नोट सबने? हम आगे बात करेंगे अभी जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे, तो वहां पर एक चीज हम नोटिस करेंगे कि एक किसी भी मतलब हम बात करें, एक फिनोटाइप के कई सारे जीनोटाइप हो सकते हैं, अभी बता भी देता हूं, एक फिनोटाइप के एक से ज्यादा जीनोटाइप हो सकते हैं, लेकिन एक जीनोटाइप के एक से ज्यादा फिनोटाइप कभी भी नहीं हो सकते। एग्जाम्पल से बात करें कि जो फिनोटाइप है हमारा टॉलनेस, तो उसके दो जीनोटाइप होते हैं, कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल डी होते हैं। एक फिनोटाइप के एक से ज्यादा जीनोटाइप हो सकते हैं, लेकिन एक जीनोटाइप कभी भी एक से ज्यादा फिनोटाइप नहीं दिखाएगा। क्या ऐसा होगा कि कैपिटल डी स्मॉल डी टॉलनेस भी दिखाएं, ड्वार्फनेस भी दिखा दें? तो ये सेंटेंस हम यहां पर नोट कर लेते हैं, जनरली फिनोटाइप में है, ये ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए इसलिए अपन और कॉन्सेप्ट क्लियर होता है इससे, और आगे अपन चेकर बोर्ड में और एक्सप्लेन करेंगे भी। जनरली फिनोटाइप में है मोर देन वन जीनोटाइप, more than one genotype, but a genotype, पढ़ने में एक जैसे उल्टी पुल्टी लगती चीजें, लेकिन समझी हुई होगी तभी आप इसका आंसर दे पाओगे। बट ए जीनोटाइप डज नॉट हैव मोर देन वन फिनोटाइप। नहीं समझ में आया होगा तो वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप एक बार नोट करें इसको। कर लिया नोट सबने? तो यहां पर वापस से बता दूं कि एक फिनोटाइप हमने जो लिखा है, फिनोटाइप में है मोर देन वन जीनोटाइप, कोई भी यहां पर जनरली ए और लिख दो तो ये बता रहे हैं कि एक फिनोटाइप के एक से ज्यादा जीनोटाइप हो सकते हैं। उसका मतलब मैंने आपको बता दिया, फिनोटाइप हमने पकड़ा टॉलनेस, जिसके दो जीनोटाइप होते हैं, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। लेकिन हम ऐसा कह रहे हैं कि एक जीनोटाइप के एक से ज्यादा फिनोटाइप नहीं हो सकते। आपको कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा, क्या कैपिटल टी टॉल दिखाता है कि ड्वार्फ? टॉल। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या दिखाता है? टॉल। स्मॉल टी क्या दिखाता है? ड्वार्फ। मतलब एक जीनोटाइप केवल एक बार में केवल एक ही फिनोटाइप दिखा रहा, जो ये बात कह रहा है। क्लियर है बात? बढ़े आगे, चलो 7th 8th पे बात करते हैं, बड़े आसान से बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं डोमिनेंट। डोमिनेंट जीन का हो, डोमिनेंट कैरेक्टर का हो, वो एक ही बात रहेगी। डोमिनेंट को हम दो तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, मैं यहाँ पर कैरेक्टर लिख देता हूँ, डोमिनेंट कैरेक्टर। देखो समझते हैं, बड़ी आसान सी बात है। देखो पहली बात तो ये है कि ऐसा कैरेक्टर जो F1 जनरेशन, थैंक यू, मैं वेट ही करता
हाँ तुम लोगों को भी बोल सकता था मैं, पर मैंने पहले इनको बोल दिया था, फिर वापस में आया भी याद थोड़ी देर पहले, कोई बात नहीं। डोमिनेंट कैरेक्टर वो होता है द कैरेक्टर दैट एक्सप्रेसेस इन F1 जनरेशन। ऐसा कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होता है उसे हम डोमिनेंट कहते हैं। F1 में कभी भी सुना रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस होता नहीं होता है, नाम ही इसलिए रखा है। दूसरी बात, ऐसा कैरेक्टर जो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस हो उसे भी हम डोमिनेंट कहते हैं। जैसे टॉलनेस है, हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस दोनों में एक्सप्रेस होती है, वो भी डोमिनेंट। तो ये दोनों डेफिनेशन हम समझ सकते हैं। दूसरी बात, अपने को एक बात और ध्यान रखनी है कि जो डोमिनेंट होते हैं उसको हम क्या, मैंने आपको पहले बताया भी होगा, डोमिनेंट जो होता है उसे हम वाइल्ड एलील भी कहेंगे। अगर डोमिनेंट जीन है तो वाइल्ड जीन, डोमिनेंट एलील अगर है तो वाइल्ड एलील, अनमॉडिफाइड, ओरिजिनल, ऐसे टर्म्स यूज होते हैं। जबकि अगर हम रिसेसिव की बात करेंगे तो म्यूटेंट, मॉडिफाइड, ऐसे अपन वर्ड यूज करेंगे। बात आ रही समझ में? और ऐसा कैरेक्टर जो केवल होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होता है उसे हम क्या कहते हैं? रिसेसिव कहेंगे। ऐसा कैरेक्टर जो केवल होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस हो उसे रिसेसिव कहते हैं। तो इन्हीं 3-4 पॉइंट की अपन दोनों डेफिनेशन बात कर लेते हैं, नोट करो साथ में, वो जो बोला वही लिखेंगे। कैरेक्टर विच एक्सप्रेसेस इन both homozygous and heterozygous condition। ये इसी के डेफिनेशन है, अलग अलग लैंग्वेज एग्जाम में पूछ लेते तो अपन दोनों तीनों लैंग्वेज लिख रहे हैं। कैरेक्टर विच एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन, अगर डोमिनेंट जीन बोल दिया जाए तो कैरेक्टर की जगह वर्ड लिख देंगे जीन, और वही डेफिनेशन रहेगी, कैरेक्टर विच एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन। और अगर आपको पूछ ले डोमिनेंट जीन तो हम कह देंगे कि जीन विच एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन। इसको और किस नाम से जानते हैं तो यहीं पर मैं लिख देता हूं वाइल्ड, या फिर मैं और नीचे लिखूं थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि मैं ऊपर कैरेक्टर लिखा, नीचे जीन के लिए लिख देता हूं डोमिनेंट, वाइल्ड, ओरिजिनल, अनमॉडिफाइड, अनमॉडिफाइड एलील। ये सारे टर्म यूज होते हैं किसके लिए? डोमिनेंट के लिए। हमने कहा कि हर जीन के दो एलील होते हैं, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव होता है। तो कई बार डोमिनेंट कैरेक्टर भी बोलते हैं, डोमिनेंट एलील भी बोलते हैं, डोमिनेंट एलील, डोमिनेंट जीन, डोमिनेंट कैरेक्टर, कुछ भी बोलो डेफिनेशन सेम रहेगी, चेंज नहीं होती है। रिसेसिव कैरेक्टर विच एक्सप्रेसेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कैरेक्टर विच डज नॉट एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन, वो भी कह सकते हैं। या फिर और कैरेक्टर विच सप्रेस डज नॉट एक्सप्रेस के बजाय हम लिखेंगे कैरेक्टर विच सप्रेस, जो कैरेक्टर F1 में एक्सप्रेस नहीं होता है वो सप्रेस हो जाता है, कैरेक्टर विच सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन। एक्सप्रेस और सप्रेस तो समझ गए, ठीक है? जो प्रकट होता है वो एक्सप्रेस, और जो एक्सप्रेस यानी कि प्रकट नहीं होता है वो सप्रेस। और इसके लिए सेम उसी तरीके से लिखेंगे हम रिसेसिव, ठीक है? और कहेंगे तो म्यूटेंट, और कहें तो मॉडिफाइड एलील।
यानी कि ओरिजिनल वाइल्ड जो माना जाता है वो डोमिनेंट को ही माना जाता है। कर लिया नोट? चलो आगे बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जेनेटिक्स की दो डेफिनेशन जिन पर आप PGW या रिसेंटली एडीओ हरियाणा का 2022 के अंदर पेपर हुआ था, उसके अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था। और कैसे क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन की अभी हम लैंग्वेज, वो पूरे क्वेश्चन को लिखेंगे हम, और क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे तो हवा नहीं लगेगी, लेकिन एक वर्ड पकड़ लेंगे तो उसका आंसर हम दे देंगे। तो उसके डेफिनेशन जो हम पढ़ेंगे, पहले अपनी डेफिनेशन पढ़ेंगे फिर उस क्वेश्चन पे जाएंगे। तो दो चीजें होती है, एक होती है पेनिट्रेंस, एक होती है एक्सप्रेसिविटी। ध्यान से सुनो फिर अपन लिखेंगे, ठीक है? पेनिट्रेंस और एक्सप्रेसिविटी। मान लो आपके 1000 हमारे पास इंडिविजुअल है, 1000 प्लांट कह दो, 1000 प्लांट है जिनका जीनोटाइप के अकॉर्डिंग। अब पेनिट्रेंस का मतलब ये होता है कि 1000 हमारे 1000 जगह 100 होता है, परसेंटेज में इजी रहेगा। 100 प्लांट है जिनका जीनोटाइप किसी कैरेक्टर का है, लेकिन फिनोटाइप उसका, उस जीनोटाइप का फिनोटाइप अगर 80 में ही एक्सप्रेस हुआ, भाई जीन है लेकिन वो उसका फिनोटाइप की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, 100 में से 80 का एक्सप्रेस होता है, 20 का एक्सप्रेस नहीं होता है, तो 80% पेनिट्रेंस कहलाएगी। अगर मेंडेलियन जेनेटिक्स जो है, मेंडेलियन कैरेक्टर जो है वो हमेशा, अगर कैपिटल टी स्मॉल टी था हमेशा टॉल बना, स्मॉल टी करता था हमेशा ड्वार्फ बना, यानी कि मेंडेलियन कैरेक्टर्स में हमेशा 100% पेनिट्रेंस थी। जैसा जीनोटाइप था उस अकॉर्डिंग फिनोटाइप भी मिला। लेकिन जरूरी नहीं हमेशा कंप्लीट पेनिट्रेंस हो, कभी कभी आपकी इनकम्प्लीट भी होती है जब आपकी पेनिट्रेंस 100% से कम हो। यानी कि आपके फॉर एग्जांपल 90% कैसे हुई, अगर 100 प्लांट है उनका जीनोटाइप किसी कैरेक्टर का है लेकिन फिनोटाइप केवल 90 का ही एक्सप्रेस हो रहा है, तो 90% पेनिट्रेंस, उसे हम 100 से कम है तो इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस कह देंगे। पेनिट्रेंस का मतलब कितने एक्सप्रेस हो रहे हैं वो पेनिट्रेंस। दूसरी बात आते हैं, दोनों की डेफिनेशन पूरी बात लिखेंगे वापस समझेंगे। दूसरी बात होती है एक्सप्रेसिविटी। क्या कहेंगे? एक्सप्रेसिविटी। इनके हिंदी अर्थ में बिल्कुल नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरे को कोई पता भी नहीं, ठीक है? इंग्लिश में समझेंगे बड़ा आसान रहेगा। एक्सप्रेसिविटी, अब वो जो मान लो 80 जो प्लांट्स है उनमें वो जीनोटाइप एक्सप्रेस हुआ, फिनोटाइप के फॉर्म में हुआ, तो कितना एक्सप्रेस हुआ? इसका मतलब यूं समझे कि मान लो कोई कैरेक्टर जीन है, 100% अगर वो एक्सप्रेस हुआ, जैसे अगर अपना एक जीन होता है पॉलीडेक्टाइली का, पॉलीडेक्टाइली मतलब नॉर्मली अपने हाथ में 5 अंगुलियां ये अपन मानते हैं, ठीक है? अब ऋतिक रोशन के अंदर एक एक्स्ट्रा और दिखती, पॉलीडेक्टाइली का जीन बहुत सारों में होता है, लेकिन अब इसको इसी एग्जांपल से समझते हमारा काम हो जाएगा। ये पॉलीडेक्टाइली का जो जीन है वो बहुत सारों में है, लगभग सब में, लेकिन एक्सप्रेस बहुत कम में, लाखों में कोई एक आधे में एक्सप्रेस हो रहा है, तो यानी कि वो आपके पेनिट्रेंस सब में हुई क्या? नहीं हुई। जितने में हुई परसेंट के हिसाब से वो उसकी पेनिट्रेंस कहलाएगी। जीनोटाइप सब में लेकिन फिनोटाइप सब में नहीं आया, ये हो गए पेनिट्रेंस। अब आती है एक्सप्रेसिविटी की बात। अब किसी में वो अंगुली इतनी सी आ रही है, किसी में इतनी बड़ी आ रही है, किसी में इतनी बड़ी आ रही है, कितनी डिग्री कितना लेवल से वो एक्सप्रेस हो रहा है पेनिट्रेंट जीन, उसको हम कहते हैं एक्सप्रेसिविटी। वो डिग्री और लेवल वर्ड वहां पर ध्यान रखना है। डिग्री और आपका पेनिट्रेंट जीन का डिग्री कितना एक्सप्रेस हो रहा है, वो डिग्री मतलब पैमाना हो गया कम ज्यादा, तो वो आपका, पहले तो हमने कहा कितने में, अब हम कह रहे हैं कि एक्सप्रेस तो हो रहा है 80 में हो रहा है, लेकिन 80 में कितना हो रहा है, किसी में कम हो रहा है किसी में ज्यादा हो रहा है, तो वो जो कम ज्यादा वही है एक्सप्रेसिविटी। अब अपन क्या करते हैं, जो बात अपन ने बोली उसको अपन लिखते हैं, फिर हम लैंग्वेज पे आएंगे और बड़ा आसानी से याद रख लेंगे। तो आप नोट करें मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा पॉइंट था अपना नेक्स्ट? 8th 10th, अरे यार आगे पहुंच गए। पेनिट्रेंस, आप एक बार नोट करें, पूरी बात वापस से समझेंगे, लैंग्वेज पे आएंगे, पूरा इसको डेफिनेशन को समझेंगे। परसेंटेज ऑफ दोज इंडिविजुअल्स, ये मैंने प्लांट बोला, जरूरी नहीं प्लांट ये हर तरीके के कैरेक्टर, जैसे मैंने ह्यूमन का भी बताया अभी आपको। परसेंटेज ऑफ दोज इंडिविजुअल्स which show phenotype associated with their genotype,
phenotype associated with their genotype. In a population. ये आपका होता है पेनिट्रेंस। अभी समझेंगे, वापस से बात करेंगे। इसकी एक डेफिनेशन और लिख देता हूं। प्रोबेबिलिटी, वैसे पहली वाली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में यही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जीन being expressed, probability of a gene or trait being expressed इसमें दो तरीके से हम कहते हैं, कंप्लीट पेनिट्रेंस और इनकम्प्लीट। आपको तो इस डेफिनेशन पे काम चल जाता है, फिर भी अपन समझने के हिसाब से और पूछ ले तो बड़ा आसान है, इसलिए दोनों ही चीज लिख रहे हैं। कंप्लीट पेनिट्रेंस और बी इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस। ये हर साल किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन बना देती है, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पुराने पेपर सोल्व करोगे कई बार मिलेगी, और अच्छे जो बच्चे अक्सर जिसको डिफिकल्ट मानते हैं ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है। 100% पेनिट्रेंस। एग्जाम्पल, मेंडेलियन कैरेक्टर्स। इनकम्प्लीट में लेस देन 100%। एग्जाम्पल, पॉलीडेक्टाइली। हाँ, किसी ने पूछा था सर एमएससी का स्कोप क्या है, प्लांट ब्रीडिंग का स्कोप क्या है, बताएंगे अभी थोड़ी देर बाद। हाँ, क्लास जल्दी छोड़ दें। इसने अभी वापस इसका सुनाई तो नहीं दिया, बोला क्या, लेकिन मैं इसकी भावनाओं को समझ गया कि ये थोड़ी देर पहले बोल ही रही थी ये बात, है ना, पर अंदाजा लग गया। अच्छा, पर नहीं छोड़ेंगे क्लास जल्दी, टेंशन मत लो। कर लिया नोट्स अपने? तो यहां पर जो हमने बात की पेनिट्रेंस की, वो वापस से याद दिला दूं। पेनिट्रेंस क्या लिखा डेफिनेशन पर, अगर ध्यान दे, परसेंटेज ऑफ दोज इंडिविजुअल्स विच शो फिनोटाइप एसोसिएटेड विद देयर जीनोटाइप। ऐसे इतने वो परसेंटेज, यानी कि अगर 80% पेनिट्रेंस कहते हैं, मतलब 100 में से 80 ऐसे हैं जो अपने जीनोटाइप के अकॉर्डिंग फिनोटाइप दे रहे हैं। पॉपुलेशन इसलिए बोला क्योंकि बहुत सारे होंगे तभी परसेंटेज की बात आएगी। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो प्रपोर्शन, परसेंटेज या फिर प्रोबेबिलिटी किसी जीन की एक्सप्रेस होने की, वही कहलाती है पेनिट्रेंस। यहां पर हमने लेवल नहीं कहा है, हमने एक्सप्रेस होने की बात करी है। कितना हो रहा, कम ज्यादा, वो हम नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं एक्सप्रेस कितनों में हो रहा है, जीनोटाइप के अकॉर्डिंग फिनोटाइप कितनों में एक्सप्रेस हो रहा है, वो उसकी पेनिट्रेंस है। कितना लेवल से होगा, कितनी डिग्री से होगा, वो आपकी एक्सप्रेसिविटी जो हम आगे आ रहे हैं। पहले आ जाता है इसकी कंप्लीट और इनकम्प्लीट। हमने कहा कितनों में होगा, अगर 100 के 100% में अगर हो गया तो 100% कंप्लीट पेनिट्रेंस कहेंगे, जो कि मेंडेलियन कैरेक्टर में आप जितने एग्जांपल हम पढ़ेंगे हमेशा ऐसा ही हुआ, जैसा जीनोटाइप है वैसा फिनोटाइप आपको मिला ही मिला। इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस लेस देन 100% पेनिट्रेंस है। मान लो 100 में अगर आपके क्या होता है कि पॉलीडेक्टाइली का अगर जीन है तो वो 100 में कभी भी एक्सप्रेस नहीं होगा, 10 में, 1 में, 2 में एक्सप्रेस होगा। और ये केस आपका इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस का, 100 से कम इनकम्प्लीट, 100 पे कंप्लीट पॉलीडेक्टाइली, जहां पर 5 से ज्यादा अंगुलियां होती। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल कौन है, बढ़े आगे। चलो अब आते हैं एक्सप्रेसिविटी की डेफिनेशन पर। एग्जाम में जब भी डेफिनेशन देखो पेनिट्रेंस की यही मिलेगी आपको, ध्यान रखना, बहुत आइडियल है। उसके बाद आते हैं कौन से नंबर पर लिखो, 11, एक्सप्रेसिविटी।
आप नोट कर लो, इसको भी मैंने आपको कई बार बताया, वापस से बताऊंगा। एक्सप्रेसिविटी, इसकी 2 डेफिनेशन लिखूंगा, साथ ही आपके वो क्वेश्चन भी लिखूंगा जो अपने को पूछा गया था। तो आप नोट करें, एक साथ पूरा समझ लेंगे। डिग्री और लेवल टू विच degree or level to which a phenotype is expressed by individuals having a particular genotype. क्या इसके डेफिनेशन को थोड़ा इजी बोला जाए तो डिग्री ऑफ फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन degree of phenotypic expression of a penetrant gene. साथ ही अपन वो क्वेश्चन भी लिख लेते हैं जो एडीओ हरियाणा 2022 में पूछा गया था। बहुत लंबा लैंग्वेज लगेगा लेकिन क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, आप नोट करें, अपन थोड़ी सी देर में उसको समझ लेंगे। राइटिंग समझ नहीं आया तो पूछ लेना। सबने कर लिया नोट? कर लिया? कर ले। रिजल्ट्स में लड़कियां आगे क्यों निकलती जा रही है आपको पता चल रहा है अपने बेच का हाल देख के? लड़कियां रिजल्ट में आगे क्यों निकलती जाती है पता चल रहा है? फर्स्ट रैंक टॉप रैंक लड़कियों की क्यों आती है पता चल रहा है? सीरियसनेस डिसिप्लिन अपन कंपैरेटिवली देख पा रहे हैं अपने क्लास के बच्चों को। जो समय निकल गया, जो दिन निकल गया, जो क्लास निकल गई, वो वापस आप ना तो पढ़ पाओगे उस तरीके से, और एक बात छोड़ दी आगे 10 एग्जाम तक उसको याद कर दे फिर। ठीक है, जब तक पेनिट्रेंस का क्वेश्चन जिस जिस एग्जाम में आएगा बच्चों को याद आएगा यार ये क्या चीज थी यार, हमने तो पढ़ी नहीं। ठीक है, चलो कर लिया नोट सबने? ध्यान से इधर देखो, इतना सा इस डेफिनेशन के अंदर याद रखना, डिग्री या कहीं लेवल वर्ड याद आ जाए, ज्यादातर डिग्री आता है, और इस क्वेश्चन का आंसर डिग्री
देखते ही दे सकते थे, लेकिन लैंग्वेज हम हमेशा पूरी पढ़ेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बस इस वर्ड में ही छुपा हुआ था, फिर भी हम पूरी बात करते हैं। हमने कहा था कि कोई भी हमने कहा था कि भाई वो 80% पेनिट्रेंस है, यानी कि 100 में जो जीनोटाइप है वो 80 में फिनोटाइप की फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है। अब वो कितना हो रहा है, अगर फॉर एग्जांपल कहीं दूसरे प्लांट की बात करते हैं, कोई और ह्यूमन हाइट की बात करें सपोज, तो ह्यूमन हाइट है तो वो कितनी है, किसी में आपकी मान लो 5 फीट 6 फीट 7 फीट कितनी है, वो डिग्री उसी तरीके से डेफिनेशन पे आते हैं। डिग्री और लेवल टू विच ए फिनोटाइप इज एक्सप्रेस्ड बाय इंडिविजुअल्स हैविंग ए पर्टिकुलर जीनोटाइप। जीनोटाइप जिनमें है उनमें फिनोटाइप एक्सप्रेस होना, वो तो हो गया यहां तक की बात तो पेनिट्रेंस, और वो कितने डिग्री से कितने लेवल से। डिग्री मतलब वो टेम्परेचर वाला नहीं, एक्सप्रेशन की जो ग्रेड को अपन डिग्री में भी कहते हैं, है ना, कितना एक्सप्रेस हो रहा है वो डिग्री बोलते हैं। तो लेवल, कितने लेवल से एक्सप्रेस हो रहा है, वही क्या है, एक्सप्रेसिविटी। और इजी डेफिनेशन अगर बोली जाए तो डिग्री ऑफ फिनोटिपिक एक्सप्रेशन में पेनिट्रेंट जीन, इतनी आधी बात को वहीं खत्म कर दी। पेनिट्रेंट जीन जो है, यानी पेनिट्रेंस हमने समझ लिया, यानी कि वो कितनों में एक्सप्रेस हो रहा है, वो पेनिट्रेंट है। अब वो पेनिट्रेंट जीन कैसे एक्सप्रेस हो रहा, कम हो रहा कि ज्यादा हो रहा, वही क्या है, एक्सप्रेसिविटी। अब डेफिनेशन इसको देखते हैं। ये तो डेफिनेशन आपको 2 दिन तक समझ में नहीं आएगी, लेकिन हम आंसर दे देंगे। द एस्टिमेट ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएशन ऑफ ए फिनोटिपिक ट्रेट, हमने एक वर्ड पकड़ लिया फिनोटिपिक, डिग्री, ठीक है। द एस्टिमेट ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएशन ऑफ ए फिनोटिपिक ट्रेट इन ए पर्टिकुलर इन ए पॉपुलेशन ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन बिटवीन इंडिविजुअल्स इन दैट पॉपुलेशन। जीनोटाइप की वजह से फिनोटाइप एक्सप्रेस हो रहा है, और वो कितनी डिग्री से हो रहा है, वो क्या है। आराम से इसको डेफिनेशन को पढ़ना समझना, लेकिन वो आंसर केवल इस डिग्री वर्ड को ही पकड़ लेते तो आपका आंसर का जवाब था। बहुत सारे बच्चे मैक्सिमम इसका आंसर नहीं दे पाते, और एडीओ हरियाणा जो शायद एमएससी लेवल की जॉब होगी, मुझे जहां तक ज्ञान है। ठीक है, बात आ रही समझ में। तो ये डेफिनेशन रटनी नहीं है, डिग्री और लेवल वर्ड को समझना है, किसका, फिनोटाइप का एक्सप्रेशन किसका, और वो फिनोटाइप कौन से का, जो जीनोटाइप फिनोटाइप में, यानी कि पेनिट्रेंस का कितना लेवल एक्सप्रेस हो रहा है, कितना डिग्री एक्सप्रेस हो रहा है, वो ही आपका एक्सप्रेसिविटी है। अब वो लड़का 2 दिन से कह रहा है, उसकी बात को सुन लेते हैं। ठीक है, अब कल तो इसने एमएससी का बोला था, आज वो बोल रहा है प्लांट ब्रीडिंग का, दोनों ही बात कर लेते हैं। मैं वापस से बोल देता हूं, आपको ये चीजें बिल्कुल, आप इस बेस से ज्वाइन होते हो, आपको पता होना चाहिए, और आगे पीछे हमारा भी फर्ज है आपको बताते रहना, क्योंकि हमें जब तक हमारी मंजिल नहीं दिखेगी हम क्यों ये काम कर रहे हैं। जब मैं पहली बार कोटा गया था मेडिकल की कोचिंग करने, 17 साल का लड़का था और बहुत कमजोर सा, 43 किलो का था, 43 kg का, बहुत दुबला पतला सा। जब मैं गया था, मुझे 6 महीने तक ये नहीं पता चला कि मैं तैयारी कर रहा हूं, इससे मैं डॉक्टर बनूंगा। आगे जाके मैं क्या बनने वाला हूं, मुझे 6 महीने तक पता नहीं चला था। पहले साल कोई रिजल्ट नहीं आया, फिर दूसरे साल दम लगा दिया था पूरा, जब समझ बैठ गई, क्योंकि मैं 12वीं फेल हो रखा था, बताया था आपको कभी। ठीक है, 12वीं में सप्लीमेंट्री थी, बड़ा डिफरेंस था, और मैं बहुत ज्यादा ये हो चुका था। तो आप लोगों की वो स्थिति नहीं है, बहुत अच्छे स्तर पे हो, आप 4 साल की डिग्री कर चुके हो, मैं उस टाइम पे बहुत अर्लियर स्टेज में था। अब बात आपको बताता हूं कि हमारी मंजिल, हमारा टारगेट हमें पता होना चाहिए कि हम करना चाह रहे एमएससी। अब बच्चों के दिमाग में आता है कि सर सुपरवाइजर, क्योंकि बहुत सारे हैं, सुपरवाइजर की डेट आगे पीछे हो गई तो अभी वो पीजी ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं कभी ये आपको नहीं कहूंगा, मैं पूरी बात आपको समझाता हूं, हर चीज इंपॉर्टेंट है। 5 मिनट 7 मिनट लेंगे, आपका टाइम बचा उतना ही पूरा करेंगे। ठीक है, सुपरवाइजर की भी बात कर लेते हैं, चाहे हम पीजी के बैच में बैठे। इसलिए बताता हूं क्योंकि सुपरवाइजर की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन सुपरवाइजर हमारा अल्टीमेट एम नहीं होता है। अगर आप 12वीं पास ही हो और लगता है कि बिल्कुल ही मैं तो पढ़ने में ये हूं, नौकरी लग जाए जो भली मत है, बाकी मेरे को कुछ नहीं चाहिए, वो सुपरवाइजर करे, पर ध्यान रखे सुपरवाइजर में उसके आगे ग्रोथ नहीं है। ऐसे ऐसे हमारे साथ स्टाफ है जो अगले साल रिटायरमेंट है, सुपरवाइजर से रिटायरमेंट होंगे, जो 1985 में लगे, जब मेरा भी जन्म नहीं हुआ था, जो मेरे स्टाफ है सुपरवाइजर, बता रहा हूं। अब नौकरी जिनको चाहिए, बहुत अच्छी बात है, नौकरी लगना बहुत मुश्किल है, और सुपरवाइजर लग जाओ। जब जो वैकेंसी है उसके दम लगा तैयारी करना, वो चाहे कोई सी भी वैकेंसी हो। अगर आपके में क्वालिटी है ना, आप और आगे जाना चाहता, फिर उस नौकरी को छोड़ के दम दिखाओ, यार हो गया सिलेक्शन, अपने ज्वाइन नहीं कर रहा हूं। आप में क्वालिटी तो वहां दिखेगी ना, भाई सिलेक्शन ही नहीं हो रहा, करें मैंने तो तैयारी नहीं करी, मेरे को बनना ही नहीं था सुपरवाइजर, वो भी गलत तरीका। ये बात थी सुपरवाइजर वालों के लिए, और सुपरवाइजर बनना बहुत अच्छी बात है। एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आप आपका गवर्नमेंट जॉब में करियर बनाते हो, एक अच्छी शुरुआत करते हो। जिनका टारगेट है 12th पास के लिए तो सबसे अच्छा एम है, क्योंकि वो डबल नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास बीएससी नहीं होती।
बीएससी करने वालों को हम आगे के लिए भी मोटिवेट करते हैं, हमारा काम है। अब जो बीएससी कर लेते हैं उनको हम और आगे ले जाना चाहते हैं। भाई स्वाभाविक सी बात है, सुपरवाइजर की बात हो गई, अब हम थोड़ी आगे की बात करेंगे। बीएससी जो कर लेते हैं वो डब्ल्यूओ के लिए एलिजिबल है, डब्ल्यूओ के लिए एलिजिबल है, और ढेर सारी एग्रीकल्चर की जॉब के लिए एलिजिबल है, जो थोड़े दिन पहले वैकेंसी आती रहती है, नाम पता चलता रहता है। आपको कभी और भी और फुर्सत में डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे सेमी गवर्नमेंट है हमारे इंडिया में। इफको, क्रिप्को का इंटरव्यू मैंने भी दिया था 2018 या 17 में दिया था। इफको, क्रिप्को, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, एनएससी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, उसके अलावा सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, ऐसे बहुत सारे हैं। उसके अलावा हमारा बैंकिंग का अपॉर्चुनिटी, ठीक है, उसके अलावा डब्ल्यूओ, ये सारी वैकेंसी किस पे बेस्ड है? बीएससी एग्रीकल्चर पे। तो बीएससी तो हमें सभी कर ही लिए। तो अब पीजी का कोर्स क्यों इंपॉर्टेंट हो रहा है? एमएससी में एडमिशन, एक एमएससी की इंपॉर्टेंस बताता हूं, फिर उस बात पे आता हूं। होता क्या है मैं आपको बताता हूं कि जब भी आप पुराना हिस्ट्री खोल के देखोगे, हमारा एक्सपीरियंस है कि जब भी कोई वैकेंसी आती है सबसे ज्यादा सिलेक्शन एमएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों के होते हैं। किसके होते हैं? एमएससी फर्स्ट ईयर। पीएचडी वालों के भी नहीं होंगे, मैं बता देता हूं, ठीक है। सुपरवाइजर वैकेंसी होती है, पीएचडी वाले का सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि वो एक सब्जेक्ट से बाउंडेड होता है। वो प्लांट ब्रीडिंग हो गया, प्लांट ब्रीडिंग, उसको बाकी सब्जेक्ट कमजोर हो जाएंगे। लेकिन एमएससी फर्स्ट ईयर का बच्चा होता है, वो पीजी की तैयारी करके आया होता है, और वो सारे सब्जेक्ट 10-12 सब्जेक्ट अपने ढंग से पढ़ के आया होता है, और जितना अच्छा वो पीजी में पढ़ता है वो कभी नहीं पढ़ पाता है कहीं भी, और वो उसके सब्जेक्ट इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, और एमएससी फर्स्ट टाइम जाएगा तब उसके कोई लोड भी नहीं होता है। जब वो एमएससी फर्स्ट टाइम जाता है, क्लास हो रही नहीं हो रही, आप भी जाते हो गवर्नमेंट कॉलेज में, अपनी क्या स्थिति है, ये अच्छा है कि हमें पढ़ने का भरपूर टाइम मिल जाता है, और हमारी एक अच्छी जॉब लग जाती है। आरसीएम बच्चे आते हैं तो आरसीएम का माहौल अच्छा मिलता है, अच्छी रैंक वाले आते हैं, आपको अच्छा पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलता है, और बच्चे जॉब लग जाते हैं। एमएससी फर्स्ट ईयर में नॉलेज अपडेटेड होता है, थोड़ी सी तैयारी सी और करोगे तो आप जो वैकेंसी अप्लाई करोगे सिलेक्शन मिल जाता है एमएससी फर्स्ट ईयर में। एमएससी सेकंड ईयर में तो हम छोड़ देते हैं, फिर एमएससी फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ेंगे, एक साल बाद नोट्स खोलते हैं, फिर सिलेक्शन उनके भी होते हैं। लेकिन जो पीएचडी तक चले जाते हैं उनके सिलेक्शन कम होते हैं, उनकी इंपोर्टेंस तक मैं आपको अभी नहीं ले जाऊंगा। लेकिन एक बात बता रहा हूं, एमएससी की जो आप ये पीजी की जो तैयारी करते हो, मैंने आपको बता दिया 90% सिलेबस अपना, तो 100% कहता हूं मैं, जो मैं पढ़ाऊंगा 90% ओवरऑल सिलेबस की बात करूं, हर एग्रीकल्चर जॉब में आपके एग्रीकल्चर जो आता है, जिसे हम जनरल एग्रीकल्चर कहते हैं, यही आता है जो आप पीजी में पढ़ रहे हो। इसके अलावा आप देखोगे डब्ल्यूओ का सिलेबस भी लगभग यही चलता है, ठीक है। कोई भी, अब बिना आप मुझे सोचो कि अगर हम इतने या तो आप खुद ही कर लो फिर, और कर रहे हैं बच्चे और वो कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप एक बार, क्योंकि अब दिक्कत ये है कि आपको पता है कि फैकल्टीज हमारे कॉलेज में पूरी नहीं होती, हम इतने अच्छे, ये हम भी, हमारी आदत होती है वन नाइट शो वाली, रात को पढ़े सुबह चिपका के, मतलब यहाँ पे अंदर भी नहीं घुसने देते, बाहर ही चिपका के रखते हैं, सीधा कॉपी में पटका बाहर आ जाते हैं हम, आपको पता है, ठीक है। तो उससे हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, हम बस वो रट्टाफिकेशन फटाफट निपट लेते हैं, और हम कैसे एग्जाम देते हैं हम जानते हैं, और हम पास हो जाते हैं बढ़िया परसेंटेज से। लेकिन जो क्वालिटी हमें सिलेक्शन के लिए चाहिए, कि कंपटीशन बहुत पॉजिटिव बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन हमेशा बढ़ेगा, हमेशा बढ़ेगा। आज आपके 4 साल जूनियर आप कहेंगे यार बॉस आपके टाइम पे तो कंपटीशन था ही नहीं, हमेशा बढ़ेगा। आप देखो जितनी वैकेंसी पहले आती थी वो धीरे धीरे कम हो रही है अभी, क्यों? क्योंकि अभी कंटिन्यूस आई, और उससे पहले जो वैकेंसी आई 2010 में, तो तब क्या हुआ, 10-10, 15-15 साल तक डब्ल्यूओ वैकेंसी ही नहीं आती थी, तो इकट्ठी आनी थी, और अभी कंटिन्यूस आ रही है। 2-3 डब्ल्यूओ की वैकेंसी पेंडिंग में चल रही है। एओ की 2 पूरी हो गई थी पहले, एक 16-13 के टाइम पे हुई है, कभी हो चुकी है, और फिर रिसेंट डब्ल्यूओ एओ सब आएगी। अब आप एओ तभी अप्लाई कर पाओगे जब आप एमएससी करोगे, एमएससी करोगे तब तो आप एओ का फॉर्म भर सकते हो, नहीं तो एओ की मान लो आगे 150 वैकेंसी, क्या कर लोगे? बैठे रहोगे, आपके साथ वाला पता चला एओ बन जाएंगे, ठीक है। तो आप उसके लायक कब हो? हाँ, पीएचडी के लिए मैं आपको नहीं कह रहा हूं, लेकिन एमएससी तो करेंगे ना, क्योंकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की प्रोफेसर को छोड़ दो, एआरएस साइंटिस्ट को छोड़ दो, वहां तक कि मैं आपको अभी सपने नहीं दिखाता। मैं इतना तो बोलूं कि आप अगर एमएससी करोगे तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एमएससी, आज मेरे पास पीएचडी, उस पीएचडी को कोई नहीं पूछेगा मेरे को। अगर मैं रिसर्च लाइन में जाना है, असिस्टेंट प्रोफेसर में जाना है, तो यूं नहीं मेरे पास पीएचडी मेरा प्रमोशन पहले हो जाएगा, नहीं। आपके लिए एसेंशियल मैक्सिमम क्वालिफिकेशन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एमएससी है राजस्थान के अंदर। एओ किससे ऊपर डायरेक्ट एंट्री होती नहीं है, एओ के लिए एंट्री होगी, और उसके लिए आपके पास एमएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए। एमएससी कर लोगे तो आप लेक्चरर के लिए भी एलिजिबल हो रहे हो। एमएससी के बाद आपको बीएड करना पड़ेगा, लेकिन लेक्चरर में बहुत कम लड़के होते हैं और बहुत सारी वैकेंसी आती है, सीधे आप 4800 ग्रेड पे आप लेक्चरर 12th के 11th 12th में एग्रीकल्चर पढ़ाने के लिए आप लेक्चरर ले जाते हो।
तो जब हम एमएससी करेंगे तब तो हम एलिजिबल होंगे। और मैं ये कहां कह रहा हूं कि आज मैंने सब कर ली, मैं भी तो डबल लगाऊं। तो डबल कब लगाऊं? जब मैं भी तो बीएससी लेवल की जॉब है एक तरीके से कहे तो। भाई एमएससी के नहीं है, मैंने तो पीएचडी भी कर ली, लेकिन मैंने एमएससी के करते करते मेरा सिलेक्शन हुआ क्योंकि मैं कंटिन्यूटी में था, और एमएससी सेकंड ईयर के टाइम में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो क्योंकि पढ़ा अच्छे से, आज आप अच्छे से पढ़ के एमएससी में जाओगे तो, और उस टाइम पे डब्ल्यू लगो, एओ लगो, एक बार सुपरवाइजर भी लगे तो लग जाना, ज्वाइन कर लेना, सुपरवाइजर लग के फिर दम लगा के डब्ल्यू एओ निकाल लेना। बहुत सारे होते हैं समझदार, मैं आपको बताऊंगा, एक एग्जाम्पल मैंने बताया भी था। ठीक है, जब वो 20 साल बाद डब्ल्यू का एग्जाम फाइट कर सकता है सुपरवाइजर लगने के बाद कोई व्यक्ति, तो सब कुछ संभव है। 20 साल में आदमी फैमिली में और एज में आप सोचो कितना बड़ा हो जाएगा। अगर वो 25 की एज में लगा, 45 साल की एज का आदमी हो जाता है, लेकिन वो उस टाइम पे भी कंपटीशन फाइट कर सकता है। तो हम तो ये क्या उसने उसके 20 साल बाद में कितना कंपटीशन बढ़ता हुआ देखा होगा। बात आ रही समझ? तो खूब सारा स्कोप है और आगे बताएंगे। थैंक यू।